नमस्कार साथियों। भारत सरकार की चीन के मामलों में जो चुप्पी है वो बहुत ही रहस्यमयी चुप्पी है। लोगों को समझ में नहीं आ रही कि इस मामले में सरकार और खास तौर पे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप रहते हैं। हमारी तमाम सीमाओं पर कहीं ना कहीं एक कोलैप्स होती हुई, गिरती हुई विदेश नीति दिख रही है पिछले 5-6 सालों में। नेपाल, पाकिस्तान और चीन का तो खबरें लगातार पिछले मार्च से हम लगभग सुन ही रहे हैं। अब एक समाचार आई है कि भूटान की जो टेरिटरी है, डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर, वहां कुछ सेटलमेंट, कुछ गांव चीन ने बसा दिया है। और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो सबके सामने आई हैं, पब्लिक डोमेन में आई हैं। इससे जो खतरा पैदा हो रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, तो चिकन्स नेक को, वो खतरा जो समझते हैं, वो जानते हैं, वो खतरा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं, उनका जो एक्सेस है हिंदुस्तान के साथ, उनको, उस एक्सेस को वो खतरा है। अर्थव्यवस्था चौपट हुई, प्रधानमंत्री चुप। जो देश का एक सामाजिक समरसता और देश में जो एक सामाजिक शांति, वो ध्वस्त हो रही है, चुप्पी। विदेश नीति के नाम पर जो मजाक हुआ है पिछले 5-6 सालों में, उस पर तो उम्मीद थी कि कुछ कोई बोलेंगे, कोई जिम्मेदार आवाज सुनाई देगी, लेकिन नहीं, वहां भी कुल मिलाकर पूरी चुप्पी है। पिछले कुछ दिनों में जो सैटेलाइट इमेजेस जिनके बारे में मैंने अभी बताया, वो डोकलाम इलाके की जो आई हैं, ये वो इलाका है जो 2017 में जो डोकलाम का डिस्प्यूट हुआ था उससे 10 किलोमीटर दूर है। और ना केवल वहां एक गांव बसाया गया है चीन द्वारा, बल्कि एक 9 किलोमीटर लंबी मजबूत पक्की सड़क भी बनाई गई है। इसके प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्वोत्तर राज्यों की जो हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा जो जिससे हम जुड़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से, वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसकी सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कम से कम इसमें स्वीकार करना चाहिए उनको कि वो असफल रही है चीन को रोकने में अलग अलग हमारी सीमाओं पर। लद्दाख की चर्चा बार बार हुई, सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन मीडिया में बहुत चर्चा हुई। हमने आपके समक्ष आकर बहुत बार इस पर चर्चा की। और बड़े दुख का और खेद का विषय है कि चर्चा अगर सरकार ने की भी, तो अलग अलग स्वरों में अलग अलग तरह से बात हुई। वेबसाइट से चीजें उड़ा दी जाती थी, तथ्य हटा दिए जाते थे। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में आकर उसके बाद जो स्टेटमेंट देते थे, उससे प्रत्येक भारतवासी को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ। जिस तरह की उन्होंने क्लीन चिट चाइना को दी, चीन का नाम लेने से भी वो नहीं लेने की हिम्मत जुटा पा रहे। ये अच्छी बात नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मबल के लिए एक मजबूत सेना है इस देश में। इस सेना ने बार बार साबित किया है कि पूरे विश्व में अगर मजबूत सेनाओं में गिनती हो तो भारत की सेना की गिनती अग्रणी मानी जाती है। स्टेटस को लद्दाख का बदला, यथास्थिति वहां बदली। जो अप्रैल 2020 की यथास्थिति थी, आज वो नहीं है। यह बात स्पष्ट तौर पे, आप सरकार में भी कोई ये बात स्पष्ट तौर पे इसको इनकार नहीं कर पाएगा कि वो यथास्थिति जो अप्रैल 2020 में लद्दाख में थी, वो अब नहीं। वही स्थिति अब डोकलाम की हो रही है। इसी डोकलाम के बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना, टीवी डिबेट्स में इनके प्रवक्ता आकर के थे, देखो हमारे सब्र का नतीजा कि डोकलाम सॉल्व हो गया। उसके बाद चाय पार्टी हुई, झूले झूले गए, सब कुछ हुआ, डोकलाम सॉल्व नहीं हुआ। ये आज साबित होता है इन सैटेलाइट इमेजेस से साबित। 2017 में जब चीन ने जोम्पेलरी रिज को पहुंचने का प्रयास किया, तो हमारी वीर सेना ने वहां उनको रोका।
और सफलतापूर्वक रोका। काफी लंबा स्टैंड ऑफ चला, बहुत दिनों, बहुत महीनों तक का चला। फिर एक डी एस्केलेशन की प्रक्रिया हुई, वार्तालाप हुई, दोनों सेनाओं के लिए तय हुआ कि अपने अपने उस स्थान से वापस जाएंगी जहां वो आ गए थे आमने सामने। जाहिर है भारतीय सेना ने इस बात का सम्मान किया और वो बफर जोन का सम्मान किया, लेकिन चीन की सेना ने इस डी एस्केलेशन जो हमारी एक समझौता हुआ था उसका सम्मान नहीं किया और वो फिर से अपनी हरकतों पर आ गए हैं। चीन ने जो 2017 में प्रयास किया था वो अब उस प्रयास में 10 किलोमीटर दूर जाकर सफल होता हुआ दिख रहा है। और सैटेलाइट इमेजेस से यह स्पष्ट होता है कि ये कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर्स नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, पक्की सड़कें। नियत स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि नियत ऐसी नहीं है कि आज आए और कल चले गए, नियत वहां बसने की है। वहां एक नदी बहती है, कहीं फ्लैश फ्लड्स ना आ जाएं, जो अचानक मौसम में बाढ़ आ जाती है वो ना आ जाए, तो उसके लिए एक पक्की दीवार बनाई गई है। ये तमाम चीजें सैटेलाइट पिक्चर में आपको दिख रही हैं। जिस तरह की सड़क बनी है, जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हैं, वहां बड़ी मशीनें जरूर आई होंगी, उनके बगैर वो नहीं बन सकती। अच्छी क्वालिटी की सड़क है तो मतलब आवागमन के लिए उसको सुचारू बनाया गया है, सुदृढ़ बनाया गया है। इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है कि ना केवल इस सड़क से चीन को जोम्पेलरी रिज का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि इसी रास्ते से चिकन्स नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो जो छोटी सी एक पतली जो झर्री है, वहां भी उनका कनेक्शन हो जाएगा, जिससे हमें खतरा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को। भूटान हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नजदीक, घनिष्ठ हमारा उनसे संबंध रहे हैं। आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से वो संबंध रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार उन संबंधों को दरकिनार नहीं कर रही, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाएगी कि हम अपने पड़ोस में एक और मित्र न खो दें। हमने पिछले 6 साल में हमारे सीमाओं पर बहुत कुछ होते हुए देखा है, जिसका सीधा सीधा संबंध जिस तरह की हमारी विदेश नीति रही है उससे है। जो हमें ज्यादा तकलीफ देता है डोकलाम की इन तस्वीरों को देखकर, वो यह है कि जिस तरह से पैंगोंग और गलवान में जो स्थिति बनी थी और जिस तरह से वहां बात हुई, जो सबने देखी, वही हमें डोकलाम में होता हुआ दिख रहा है। पहले सरकार और अलग अलग जगह से डिनायल आ जाता है कि नहीं साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं, लेकिन जब आप जैसे साथी मीडिया में जो बैठे हैं वो तस्वीरें सामने रख देते हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञ असली तस्वीर सामने रख देते हैं, कुछ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी आकर देश की रक्षा के लिए वो बताना चाहते हैं कि साहब देश को ये खतरा वाकई मंडरा रहा है सीमाओं पर, तब जाकर सरकार की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं, और वो भी आवाजें बड़ी धीमी होती हैं, उसमें भी चीन का नाम नहीं लिया जाता, और एक वातावरण बनाया जाता है जिससे देश के भीतर हेडलाइन मैनेजमेंट कर करके उसका ध्यान वहां से हटाया जाए। माफ कीजिएगा, इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के ये जटिल प्रश्न नहीं हल किए जाते। चीन बार बार अलग अलग सीमाओं पर, हमने देखा अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद ने खुलासा किया पिछले महीनों कि कैसे चीन घुसता चला आ रहा है अरुणाचल में। लद्दाख सबके सामने है, डोकलाम की सैटेलाइट पिक्चर्स आपके सामने है। हर चिंतित भारतवासी के मन में यह प्रश्न है और हम यह प्रश्न भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन इतनी नजदीक हो रहे हैं, और वो भी उस इलाके के 10 किलोमीटर दूर, जिस इलाके में एक तनाव हुआ था 2017 में? अगर ये सूचनाएं थी तो सरकार ने उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए, वो कदम सार्वजनिक किए जाएं। वो कदम सफल नहीं हुए, ये चित्र देखकर स्पष्ट हो रहा है, लेकिन कदम उठाए क्या गए, आप देश को विश्वास में लीजिए और बताइए।
क्या भारत सरकार ने भूटान के एम्बेसडर से चर्चा की? इस यथास्थिति वहां क्या है, डोकलाम के इस इलाके में क्या हो रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या इस बारे में कोई चर्चा हुई भूटान के एम्बेसडर से? हम यह भी जानना चाहते हैं। क्या डोकलाम में यथास्थिति बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? उस पर कोई चर्चा हो रही है? अगर हो रही है तो किस स्तर पर वो चर्चा हो रही है? देश यह जानना चाहता है। 2017 में जब प्रधानमंत्री जी की चीन के जी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी और ये तय हुआ था डोकलाम में कि सब अपने अपने इलाके में वापस पीछे हट जाएंगे, तब क्या केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात उठाई गई कि आइंदा भी इसके आसपास भी चीन इस तरह की हरकत ना करे? बार बार ये चर्चा हो रही थी कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस आने वाली है और ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से पहले शांति की वार्ताएं भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई और फिर ये सब सैटेलाइट पिक्चरें भी अब हमारे सामने आ गई हैं। क्या सरकार यह समझाएगी, देश को बताएगी कि ये बार बार जो हमारी कूटनैतिक विफलताएं हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर मानी जाएगी सरकार द्वारा? किसको वो अकाउंटेबल ठहराएंगे कि साहब ये इस व्यक्ति या इस निर्णय की वजह से ये हम इस स्थिति में आए हैं? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको लानी पड़ेगी किसी ना किसी के। द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। ऐसा क्यों है कि बार बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जो देश की, जो हमारी विदेश नीति है, वो एक तरह से एक व्यक्ति की छवि के आगे नतमस्तक हो जाती है। उस व्यक्ति की एक मस्कुलर छवि होना जरूरी है, भले विदेश नीति विफल होती चली जाए। ऐसा क्यों बार बार उदाहरण सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं? 2017 में जब हम डोकलाम से पीछे हटे, तब भी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ये चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट है, ये बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन फिर से शुरू करेगी, सड़क बनाएगी, ट्रूप डिप्लॉयमेंट करेगी, स्ट्रक्चर्स बनाएगी। ये तमाम चेतावनियां विशेषज्ञों ने 2017 में भी दी थी। क्या उनकी बातें सुनी गई या नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई तो क्यों नहीं सुनी गई और किसकी सुनी जा रही है? हम यह भी जानना चाहते हैं कि विदेश नीति के मामलों में, खास तौर पे चीन जैसे संवेदनशील मसले पर इस सरकार में किसकी सुनी जा रही है? अलग अलग डॉक्ट्रिन, कोई कहता है डोवल डॉक्ट्रिन चल रहा था। क्या है डोवल डॉक्ट्रिन? बताइए। जयशंकर जी कहते हैं नहीं साहब, जयशंकर जी का कुछ क्या है? हु डिसाइड्स? क्या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट से विदेश नीति चल रही है या वाकई कुछ गंभीरता से सोचा जा रहा है? अगर गंभीरता से सोचा जा रहा होता तो उसके नतीजे भी दिखते। नतीजे ऐसे क्यों दिख रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। ऐप बैन कर दिए साहब, वाहवाही लूटी, पूरे देश में तालियां बजवाई गई कि साहब ऐप बैन हो गई। क्या नतीजा निकला, हम यह जानना चाहते हैं। अगर ऐप बैन का नतीजा होता और चीन नतमस्तक हुआ होता तो नंबर 1, लद्दाख में यथास्थिति अप्रैल 2020 की स्थापित हो गई होती। नंबर 2, डोकलाम में जो अब ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, सेटलमेंट बसी है, गांव बसे हैं, सड़क बनी है, वो नहीं होता। तो स्पष्ट है कि आपकी जो तथाकथित मास्टर स्ट्रोक्स आते हैं आपके वहां से बार बार बीच बीच में, वो नहीं चल रहे हैं। तो इस देश के हित में यही होगा, कृपया करके भूल जाइए अपनी छवि को कुछ वक्त के लिए। देश की सीमाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री की मस्कुलर छवि नहीं होती है। यह बात आपको स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। जो और चिंता का विषय है वो एक और यह भी है कि अफगानिस्तान में वखान कॉरिडोर में भी चीन अपना एक मिलिट्री बेस बना रहा है। तो हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, सब में चीन का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, निवेश जिसको कहते हैं, वो है। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है और यह स्पष्ट तौर पे बताता है कि सरकार के पास एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, नहीं है तो दिख नहीं रही, और जिसके पास ये स्ट्रैटेजी है या तो उस व्यक्ति की नहीं चल रही इस सरकार में, क्योंकि स्ट्रैटेजी नाम की चीज नहीं दिख रही है। नतीजे आपके सामने। आई विल नाउ
talk in English, and then we can address these questions if you have any. The silence of the government of India on issues related to China is deafening. There is no acknowledgement of the fact that we are now caught up in a multi-border tension / escalation on various borders of our country. There have been issues with Nepal. The Pakistan border has already seen action in tandem with the Chinese aggression in Ladakh. And China has directly committed aggression against our territory with no signs of reversal. There is no withdrawal. There is no restoration of status quo ante as on April 2020. The talks with China have been, well, 2 steps forward and 5 steps backward. Now the news and satellite imagery of China building a village inside the Bhutanese territory, located 9 kilometers from Doklam, this adds another layer of threat to the Siliguri corridor, which, if taken over, can isolate the northeast of India from the mainland India. Government silence, I am afraid, is enabling Chinese aggression. I repeat, the government silence is enabling Chinese aggression. The destruction of our economy, the tearing of our nation's social fabric, and the forever failing foreign policy over the last 6-7 years are nothing but disasters that the NDA government has worked very hard on achieving. Over the past few days, the satellite images accessed of the Doklam region have raised concerns in the minds of every single patriotic Indian. Only our government is the one who is least, at least appears to be least bothered about this. Well, I hope it only appears to be least bothered. I hope they are bothered about it. These images have revealed that the Chinese have built a small village, or a settlement, if you call it, inside the Bhutanese territory and merely 10 kilometers away from the 2017 site of the Doklam clash. In addition to this, there is a road, a 9-kilometer long road that has also been built, and a Pakka road, a good quality road. The implications of these developments in the region are multifaceted. The first is the clear failure of the central government to stop the Chinese from undertaking such a complex construction work near a site which was already disputed. Just 3 years ago, we were into a dispute with China on this site. The second is how the Chinese have essentially changed the status quo in the Doklam region and have reaffirmed their false territorial claim through muscle power, which is a very, very dangerous thing to do. In 2017, when the Chinese attempted to access the Zompelri Ridge and were then stopped by our brave army, a standoff took place. It continued for a few months. After a mutual agreement of de-escalation between the two countries, it was decided that both armies will pull back from the disputed site of Doklam and create a buffer zone. The Indian army, of course, pulled back from the area, honoring the agreement. But now it is abundantly clear that the Chinese side has not stuck to its part of the deal. So if this is not a diplomatic failure, then what is? The Chinese in 2017 achieved what they had set out to do. That is to push back India as far as possible so that they can undertake this construction work with minimal or zero hindrance. This objective becomes clear when we study closely the type of construction that has taken place in this region, as based on the satellite images that we've all seen. This settlement is by no means a temporary one. These are multi-storied cemented buildings and not those foldable tents. As the settlement is along a riverbank, the Chinese have also constructed a reinforced wall to escape the threat of flash floods. All this clearly visible construction requires heavy machinery and equipment that needs to be transported on well-built roads. This suggests that the 9-kilometer road that is built and which goes through the settlement is also of a very high quality and built with the purpose of the continued
flow of vehicles, traffic, heavy machinery, equipment, troops, what have you. The construction of this road is of grave concern to us, as this can allow the Chinese to not only access the Zompelri Ridge through an alternate route, but access to this ridge will also give Chinese a clear sight of the chicken's neck. Now that's very worrying for us, because this narrow strait connects the northeast India with the mainland India. Bhutan is an important border partner. Bhutan has been an important border partner of India forever. And we hope that we do not lose sight of this strategic relationship we share with this important ally of ours, because over the past 7 years, India has suffered several diplomatic setbacks in our neighborhood. What concerns us the most is the glaring similarity between the 2017 Doklam standoff and the recent Pangong Galwan standoff. There was denial from the government then, there is denial from the government now. The result of the Doklam standoff is now in front of us. We can see what's happening. Despite the situation in Doklam that has been ongoing since 2017, well, the Prime Minister did hold tea parties with the Chinese counterpart, and I'm afraid did not act effectively enough on this blatant threat to India's strategic interests, sovereignty, and integrity. Chinese have been repeatedly breaking all border agreements and pushing inside Indian territory from not just one direction, not just Ladakh, not just Bhutan, also Arunachal Pradesh. On behalf of every concerned Indian citizen, we would like to ask some questions to the government on this issue. Did the government have any intelligence input, any intelligence report regarding the construction happening there? If yes, what steps were taken to counter this? And if no, that becomes a more dangerous, more serious question. Where was the failure? Which level was the failure on? Has the government summoned the Bhutanese ambassador and asked him questions regarding these developments in their territory? Has the government decided on any steps to regain the status quo in Doklam? Well, after the meeting of the Prime Minister and Xi Jinping in 2017, post which the ceasefire took place in Doklam, and was the central government aware of the Chinese plan to come back again, build a settlement, and build infrastructure there? There were reports that we are making peace with China before the BRICS conference, but soon after the BRICS conference has ended, this is what we get to see. Will the government explain the multiple diplomatic disasters that have resulted in this situation on our borders? Why is our foreign policy held hostage to the muscular domestic image of the leader or the party, the ruling party? This has led to a cycle of inadequate conflict redressal, where we are making missteps everywhere. In 2017, when we withdrew from Doklam, despite experts telling the security establishment that the Chinese will restart construction at the right time of roads, they will deploy troops, and they've just used that opportunity as a breather, because they wanted concessions from India. Right now also, in the BRICS conference, they wanted concessions. They were talking peace. Their language was different. BRICS has ended. Their language is different. In 2020, our retaliatory stance has been inadequate with regards to China, limited only to symbolic app banning. Now, some import and export controls maybe, and some minor investment issues. Not enough, as we can now see. A recent report has stated that India's value to the US strategic interests is in its perceived role as a containment to China. And we, thanks to our failed foreign policy, we are doing everything to lose that advantage. So can we afford to lose that advantage? Besides our borders, China is challenging us in Afghanistan. We've seen reliable reports that say that now the Chinese have a military base in the Wakhan corridor of Afghanistan.
port presence in practically all our neighbors' territories. That's dangerous for us. Does the government have a multi-pronged strategy to deal with this challenge? If it had, we would have seen it. Now we want to ask, whose doctrine is it? Some people say, oh, this is Doval doctrine. Is it Doval doctrine? What does it do to protect our strategic interests? What is the role of Mr. Jaishankar, who's, well, an experienced hand in diplomacy and foreign policy? Whose strategy are we working on? And if the strategy is failing, what are we doing to undo what has been done? These are very critical questions every single Indian wants answers to. आपके प्रश्नों के उत्तर देने को मैं तैयार हूं। धन्यवाद पवन जी। कृपया अपने प्रश्न पूछें। सिद्धार्थ पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ। सर, आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार की विदेश नीति विफल क्यों रह रही है? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कहती है इस बात को, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ अलग दिखाई देता है। विदेश नीति विफल तो है ही, साथ साथ सरकार के इस रवैये के ऊपर भी क्या कहेंगे आप कि सरकार डायलॉग्स नहीं रख रही है, सरकार विपक्ष के साथ इस मुद्दे पे डायलॉग्स नहीं रख रही है? सिद्धार्थ, जो प्रश्न आपने विदेश नीति के विषय में पूछा, उसका उत्तर ना केवल विदेश नीति पर लागू होता है, बल्कि आर्थिक नीति पर लागू होता है। जिस तरह की नीतियां इस सरकार ने पिछले 7 सालों में की हैं, उन सब पर लागू होता है। वो क्या है? वो ये है कि 2 तरह की मैनेजमेंट से ये सरकार चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट। विदेश जाते हैं, डायस्पोरा इवेंट्स करते हैं, उनसे देश को क्या हासिल होता है, ये देश को कुछ वक्त बाद तो पूछने का अधिकार है या नहीं। खास तौर पे तब पूछने का अधिकार हो जाता है जब आपको उस विदेश नीति के नतीजे डोकलाम और लद्दाख में मिलते हैं, लिपुलेख में मिलते हैं, अलग अलग हमारे जो सीमाएं हैं उन पे मिलते हैं। आप जब मीडिया के दोस्तों के माध्यम से, रक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से, सेवानिवृत्त अधिकारी, सेना के अधिकारियों के माध्यम से जब सत्य सामने आ जाता है, तब आप हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, तब आप कुछ और मुद्दों पर चर्चा करवाना शुरू कर देते हैं ताकि इस मुद्दे पर से ध्यान हट जाए। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि असल में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। सीमाओं पर तो जो हो रहा है वो सबके सामने ही है। आप आज लीपापोती करके, हेडलाइन बदल के कुछ हासिल कर भी लेंगे, देश तो नहीं हासिल कर रहा ना। तो आपकी अपनी छवि अगर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है देश की सीमाओं से, तो फिर ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या एक सरकार या एक नीति की विफलता नहीं है, ये एक सोच जिसकी विफलता है। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो। धन्यवाद। और प्रश्न हो तो पूछें। राकेश कपूर जी। हाँ, खेड़ा जी, मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति, ये 2 ऐसे विषय रहे हैं जिनके भारत की संसद से लेकर के सड़क तक आम सहमति नहीं बल्कि सर्वसम्मति रही है, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो या किसी भी गठबंधन की। ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि ऐसे विषयों पर विपक्ष और सरकार में सामने हो जाती है। तो इसका कोई ना कोई इसमें संशोधन या सुधार ऐसा दोनों तरफ से चाहिए, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, ऐसे संजीदा और ऐसे संवेदनशील विषयों पर पूरा राष्ट्र एक आवाज में खड़ा हो। कपूर साहब, आपने, क्योंकि आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं,
आप भी यह मानेंगे कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, सरकारें पहले भी बीजेपी की भी आई हैं, जनता पार्टी की भी आई हैं, यह पहली बार हो रहा है कि विदेश नीति की जो एक कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं वो नहीं दिखती। विदेश नीति और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर सरकार और विपक्ष बात करें वो तो एक पहलू है, सरकार के भीतर भी एक आवाज न हो यह भी आपने पहली बार देखा होगा। सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से लीपापोती की जाए, किस तरह से तालियां बटोरी जाए। अपलॉज cannot be the reason of your foreign policy. The only objective of your foreign policy cannot be applause back home. That's right. देश में तालियां बजती रहें, मेरी विदेश नीति अगर ऐसी होगी तो देश को उससे नुकसान होगा और हो रहा। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं राकेश कपूर साहब कि सरकार और विपक्ष पूरे देश को एक आवाज में इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जो सरकार में है, जो राजा है, यह जिम्मेदारी तो उसकी है, वही तो हमें बुलाएंगे तभी ना बात होगी। वो बुलाएं, बात हो, उसके बाद भी वो बाहर जाकर बोले चीन का नाम नहीं लें, उसको क्लीन चिट दे दें कि ना कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई आया हुआ है। तो फिर ऐसे में देश का विश्वास, देश का आत्मबल वो हिल जाता है। ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि ये देश सदियों पुराना देश है, उसका आत्मबल हिलाना किसी एक सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, भले कितने ही प्रयास कर दें। इतनी मजबूत सेना है इस देश की। इस देश की सेना का सर्टिफिकेट विश्व के नक्शे पर बांग्लादेश नामक देश दिखाता है। लेकिन सरकार यह सब नजरअंदाज करते हुए विदेश नीति के मामले में विफल साबित हुई है। यह स्पष्ट हो रहा है अलग अलग सीमाओं पर, हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंधों को लेकर हर जगह आपको उदाहरण दिख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक विफलताएं हमारी विदेश नीति की हर देश में, हमारे पड़ोसी देश में हमें दिखाई देती हैं। प्रणव जी, आपका ऑडियो बंद है। अगला सवाल सैयद भाई पूछना चाहते हैं आईएनएस से। पवन जी नमस्कार, मेरा थोड़ा विषय से अलग है। तो प्रणव भाई से पूछ लीजिए कि पहले विषय पर ही लें तो अच्छा है। विषय पे और सवाल है तो पूछ ले पहले। आनंद भाई भी पूछना चाहते हैं। आनंद, आपका विषय पे है? No, my question is also not on the suo moto. Okay. So is there can I any go more ahead with my question? question? Yeah, मेरा क्वेश्चन है ऑन सुमोटो। संदीप फ्रॉम please come in. वर्तमान। हाँ চলে আসুন দাদা, অনেকদিন হয়েছে আপনার আওয়াজ শুনতে। हाँ थैंक यू। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, जबकि ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने कह रहे हैं कि कोई घुसा भी नहीं, कोई घुस के बैठा भी नहीं है, तो फिर भी जो आम आदमी के मन में क्वेश्चन आते हैं, तो फिर इतना राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया का क्या जरूरत है? इसका पीछे आपका क्या मतलब, ऑन व्हाट इज कांग्रेस कमेंट्स ऑन दिस? यही प्रश्न, these are the questions that we also have, every single Indian has. On, as far as Ladakh is concerned, the status quo ante as on April 2020 is a very simple question. We will not get answers. We have not got answers. After the clean chit that the Prime Minister gave to China, things became more worrisome. As I mentioned in my press statement, even in our talks, we are taking 2 steps forward and 5 steps backward. If we are having talks on the Ladakh area, on the Galwan Valley and the Pongyang area, you see Chinese designs in Doklam. You see Chinese designs in Arunachal Pradesh. So we need to have a multi-pronged strategy to respond to the situation. We need to perhaps reinvent what we've been doing over the last 6-7 years so that we are able to effectively respond to this situation arising on our borders thanks to our the designs of our neighbor China.
प्रणव जी ऑडियो। सॉरी, आनंद भाई, ही इज ऑन अनदर फोन। प्रशांत फ्रॉम टाइम्स नाउ वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। सीमा जी, आता हूं आपके पास, उसके बाद आता हूं। प्रणव जी, हाँ हाँ पवन सर, देयर इज अ क्वेश्चन जो कि आपको काफी लोग अटैक कर रहे हैं। कश्मीर को लेके है सर क्वेश्चन। बेसिकली आपके जो पीसीसी चीफ है वहां पे मीर साहब, उनके लड़के का शायद कोई वीडियो आया है, वायरल हुआ है, जो कि वो वहां के गुपकार अलायंस के लोगों के लिए कैंपेन कर रहे हैं लोकल पोल्स में। सो व्हाट इज द पार्टी स्टैंड? बिकॉज़ आप लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग अलायंस में है नहीं। देखिए साहब, गुपकार पे मेरे सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने 4 दिन पहले बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक स्टेटमेंट दिया था, वो आपके पास होगा, मैं भेज भी दूंगा। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में जो चल रही है, जिसको घायल किया गया था, उसको रिस्टोर करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। वो राष्ट्रीय दल हो, वो क्षेत्रीय दल हो। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो मतदान प्रक्रिया होती थी, शांतिपूर्ण भी होती थी, 75-76% मतदान भी होता था। और आज की स्थिति को आप तुलना करके देख लीजिए। तो सरकार को यह तय करना है, भारतीय जनता पार्टी अगर कारगिल में गुपकार अलायंस के साथ हो तो वो तो अलग बात हो जाती है, वो माफ है। कोई और सीट शेयरिंग कर रहा हो तो उसके राष्ट्र प्रेम पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पीडीपी के साथ जब आप सरकार में होते हो 2.5 साल 3 साल, तब पीडीपी राष्ट्र प्रेमी है। आपका अलायंस टूटता है तो पीडीपी देशद्रोही हो जाती है। कुछ अलग हटके उदाहरण देता हूं। फला नेता पर व्हाइट पेपर आना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्ट है, वह नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो व्हाइट पेपर खत्म हो जाता है, वो भ्रष्टाचार उसका खत्म हो जाता है, माफ हो जाता है और वो सबसे ज्यादा स्वच्छ छवि वाला माना जाता है। ये ढोंग, ये दोहरे मापदंड सबके सामने है। आप चुनाव में लड़िए, जीतिए हारिए, वो अलग बात है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए लड़िए। और अगर आपको लगता है कि कोई दल इस देश की संविधान के खिलाफ है और नियमानुसार उस दल को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, तो आप उस दल को हटा दीजिए राजनीति से। आपकी सरकार है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन इस लोकतंत्र का वास्ता है आपको। डू नॉट वीकन इंडियाज डेमोक्रेसी बाय अटैकिंग योर पॉलिटिकल राइवल्स विद सच क्लेम्स। और अगर आपके पास सबूत है, अगर आपको लगता है कुछ बहुत ही बड़े गुनाहगार कुछ लोग हैं, तो उन पर आप जो बन पड़ता है नियमानुसार, कानूनानुसार, वो करिए, लेकिन लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मत करिए। धन्यवाद आनंद भाई। प्रणव जी, मेरे पास एक सवाल। अच्छा So my question is about the recent concerns expressed by a couple of senior leaders about the party affairs. Has the top leadership taken any note of it? Will there be a discussion on the poll losses the party has undergone in the past few occasions, and also particularly Bihar? Will there be a discussion? Will there be a CWC over it? Anand, discussions took place of the committee that met last week on Bihar also. So discussions keep happening at different platforms in our party. So I don't know which discussions are we referring to. We've been discussing, analyzing, arriving at conclusions. All that is an ongoing exercise in every party, and more so in the Congress party. As regard to the comments made by some senior leaders, I would say, as a very young man in the party, that these senior leaders who we have grown up learning from should teach us the right lesson of not going public with any of their concerns, particularly when they can just pick up the phone and talk to anyone. Particularly when they are members of the CWC, nominated members of the CWC, particularly when they've occupied important positions of power in the government and the party, and well, in the party, mostly nominated positions. So raising such concerns publicly, I would
personally feel that this needs to be avoided, because there are platforms, fora available within the party, and these fora are accessible to these leaders who you're mentioning. As I said, we all have grown up learning discipline from our senior leaders. And we expect to continue learning the same discipline from these senior leaders who've been teaching us discipline. Because discipline is an important ingredient of any organization, whether it's a family or a party or a club or an organization or an NGO, any organization, your media organizations, everybody. We need a basic modicum of discipline, because there are avenues, platforms, and fora available within the organization to voice your concerns. And introspection has to be done by each one of us. As a spokesperson of the party, I need to introspect that whether I should improve on my performance, whether I've been going wrong in a particular direction, whether I need to do some course correction. Likewise, the responsibilities that our colleagues have, each one of them should just look within. Instead of just talking about the other, let's talk about oneself. Thank you. Seema ji. Yeah, hi sir. Pawan ji, I would like to ask you that जो हम हिंदू चाइना बॉर्डर जैसे सेंसिटिव इशू पे जब हम बात करते हैं, तो हमने जनरली देखा है कि आप पार्टी लाइन से आगे जाके देश के बारे में, देश की सुरक्षा की जब बात होती है तो हम एक कॉमन लाइन पे बात करते हैं. क्या आज आपको पार्टी को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में वो जो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स थे, क्या उनकी कमी हो गई है, जो पार्टी से ऊपर उठ के, सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के देश की सुरक्षा को लेकर के एक कॉमन इंटरेस्ट में बात करें? चाहे वो बैक डोर से होती थी या फ्रंट डोर से होती थी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कई बार इस तरह की टॉक्स होती थी पहले भी, कि जहां पर देश की सुरक्षा को लेकर हम बहुत सारी चीजों को दरकिनार करते थे. क्या वाकई उस चीज की कमी आपको दिखाई दे रही है आज? कई चीजों की कमी दिखाई दे रही है. सरकार में जब कोई होता है तो उसको सबसे वार्ता, चर्चा करते रहने चाहिए. कोई आज इलेक्शन हार के घर बैठा हो, कोई पार्टी हार गई हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके अनुभव से न सीखो. You can learn from their wisdom. After all, their wisdom is the collective wisdom of the country. तो इस देश ने कुछ लोगों को चुनाव पहले हराया, कुछ को जिताया, अब किसी और को जिता दिया, किसी को हरा दिया, वो अलग चलता है, वो चलता रहता है. लेकिन जो सरकार में होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि सबसे बात करे, सबसे ज्ञान लेकर और फिर कोई निर्णय ले. आप न किसी से बात करना चाहते हैं, न किसी के अनुभव से कुछ सीखना चाहते हैं. दूसरी पार्टियों को छोड़ दीजिए, अपनी ही पार्टी के लोगों के अनुभव से कुछ सीख लीजिए. वो देश ही के लिए अच्छा होगा, आपके लिए ही अच्छा होगा. और हम सब कम से कम कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आधी रात को भी अगर प्रधानमंत्री जी फोन करेंगे तो हमारे में से कोई ऐसा नेता नहीं है जो उठकर तुरंत नहीं जाएगा. बिल्कुल जाएगा. इस देश के हितों की रक्षा के लिए जब भी बुलावा जहां से भी आएगा, हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं, हम तत्पर हैं. No, Pawan ji, my question was different. I was asking you that कि क्या आज की डेट में कुछ लोग ऐसे होते थे, हमेशा होते हैं देश में, जो इंटेलेक्चुअली देश को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टी को नहीं. क्या वो कॉमन थिंकर्स थे जो देश के बारे में सोचते थे? उस तरह के लोगों की संख्या क्या देश में कम हो गई है, जो दोनों पार्टियों के बीच में खड़े होकर कुछ चीजों पर ऐसे बोल सके बैलेंस तरीके से कि यार ये देश के लिए बहुत जरूरी है, इस पर पक्ष और विपक्ष चाहिए? बिल्कुल, मैं आपका प्रश्न पहले भी समझ गया था और फिर भी समझ गया. मैं उसको और तरीके से भी उत्तर देता हूं कि बिल्कुल वो लोग आज भी हैं, पार्टी के भीतर भी हैं, विपक्ष में भी हैं, पार्टियों के बाहर अलग हटकर भी हैं, न्यूट्रल भी हैं. हर तरह के इस तरह के लोग इस देश में हैं. उनसे कोई बात तो करे, उनकी कोई बात तो सुने. यहां तो यह स्थिति है कि सरकार के भीतर बैठे हुए लोगों की बात नहीं सुनी जा रही. विपक्ष की बात छोड़िए और इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल जिनकी आप बात कर रही हैं उनकी भी बात छोड़िए. यहां तो यह नहीं समझ में आ रहा कि डॉक्ट्रिन क्या है, किसका डॉक्ट्रिन है. कोई कहता है डोवल डॉक्ट्रिन है, कोई कहता है नहीं जयशंकर जी विदेश नीति संभाल रहे हैं, कोई कहता है नहीं प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं. जो भी कर रहे हैं, नतीजा हम सबके सामने है. आपकी बात से मैं सहमत हूं. हर सरकार ने यह प्रयास किए हैं कि न्यूट्रल लोग, जो जिनका किसी इलेक्शन से मतलब नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं, वो देश के लिए सोचते हैं, वो विशेषज्ञ हैं,
उनसे बात की जाए। यहां तो कोई विशेषज्ञ अगर कोई नक्शा दिखा दे कि साहब चीनी फौज यहां तक आ गई है, तो उस विशेषज्ञ को देशद्रोही करार कर दिया जाता है। पिछले 6 महीनों में देशद्रोहियों की लिस्ट में ऐसे कई पुराने सेना के अधिकारियों तक को नहीं बख्शा गया, ये हालत कर दी गई। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यही हम बार बार कहते हैं, आप हमको जो तमगा, जो मेडल देना चाहें दे दीजिए, जो सर्टिफिकेट देना चाहें दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए अगर आपको कुछ आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो उनकी तो सुन लीजिए, क्योंकि देश आपको माफ नहीं करेगा। जैनिन जी एबीपी से। ये परमत जी, कैन आई आस्क माय क्वेश्चन? You'll have to wait, sir. There are people in queue. अच्छा, ओके। जैनिन जी। जी थैंक यू सर। पवन सर, आपने अंग्रेजी में सवाल का जवाब तो दिया ही है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप हिंदी में बोल दें। जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बयान आया है, तो उस पर पार्टी का ऑफिशियल लाइन क्या है? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों ये नेता सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं? और कुछ नेता उसके जवाब में इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद को निकालने की भी मांग हो रही है। तो इस तरह से जो ये बयानबाजी छिड़ गई है, उस पर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? और एक सवाल मैं और आज कर देना चाह रही हूँ इसमें। कुछ ये जो नेता हैं, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए संगठन में, ब्लॉक लेवल से लेकर के अपर लेवल तक इलेक्शन होने चाहिए। अभी जब संगठन के चुनाव होंगे तो क्या सीडब्ल्यू से इंक्लूडिंग सीडब्ल्यूसी बाकी जगहों पर भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, जहां तक बात है? जैनिन जी, आपने बोला वरिष्ठ नेता, ये वाकई वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम अनुशासन सीखे हैं, इनसे हम किस तरह से राजनीति में होना चाहिए, संगठन में कैसे काम करना चाहिए, सरकारों में कैसे काम करना चाहिए, हम इन सब से सीखे हैं, हम जैसे लोग जो नौजवान हैं या ज्यादा बुजुर्ग नहीं हैं। तो आज जब बाहर कोई आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करता है, वो कोई भी हो, तो हमें भी आघात लगता है कि साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बाहर आकर क्यों बात कर रहे हैं। पार्टी के भीतर ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पे वरिष्ठ नेताओं के लिए तो ये तमाम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं, नॉमिनेटेड सदस्य हैं, आज से नहीं है, अनेकों वर्षों से हैं, सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, और अलग अलग जिम्मेदारियां इनको सदैव सरकारों में या पार्टी की मिलती रही हैं। तो आज जब पार्टी कहीं चुनाव हारे, तब आप सार्वजनिक रूप से बयान दें, तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए जो हम सीखना चाहते हैं, वो हमें भी बुरा लगता है कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, आप सार्वजनिक मंचों से जाकर क्यों ऐसी बात करते हैं। फिर आपने पूछा कि उसके जवाब में किसी ने कुछ कहा, उतना बिल्कुल निंदनीय है। आप क्यों पब्लिकली, हम क्यों बयानबाजी करें? अभी बिहार चुनाव के बाद मीटिंग हुई, जो हमारी कमिटी है उसमें चर्चा हुई, ना केवल बिहार पे हुई, और राज्यों में जहां उपचुनाव हुए उन पर भी हुई। तो चर्चा तो चल ही रही है पार्टी में। 1.5-2 महीने पहले सीडब्ल्यूसी में जब उस पे और विस्तृत चर्चा हुई, तो इस तरह की चर्चाएं अलग अलग बैठकों में, अलग अलग कमिटियों में, पार्टी के भीतर जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें चलती रहती है। उसमें आप अपनी बात रखिए, पहले भी रखते थे, अब भी रखिए। दूसरा प्रश्न यह था कि चुनाव होने चाहिए, यह मांग आ रही है। जिन्होंने यह मांग की है वो सही है या गलत है, वो मांग, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। यूथ कांग्रेस के चुनाव में उनकी क्या बोलना है, उनकी क्या सोच है, वह भी बताएं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह तो चुनाव गलत है, बाकी जगह चुनाव सही है। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और हमारे जो भीतर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर यह चर्चा होती रहेगी, हमेशा होती। सर, ये खुलकर हो क्यों रही है? सवाल एक ये भी था कि ऐसा हो क्यों रहा है, पार्टी को क्या लगता है? क्योंकि आप जो नसीहत दे रहे हैं, सीनियर लीडर्स को भी इस बात का एहसास तो होगा ही कि वो सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, फिर भी उनको मीडिया में आकर बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सब के पीछे क्या है? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, और नसीहत शब्द तो आप मेरे लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो नसीहत लेने वालों में से हैं। इन सब लोगों से तो हमने नसीहतें ली हैं कि सार्वजनिक मंच पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और हम उस नसीहत को बड़ा गंभीरता से लिए हैं। इसलिए बुरा लगता है कि जिन्होंने नसीहतें दी हैं हमें, आज वह उस नसीहत को न भूल जाएं। हम नसीहत देने वालों में से नहीं।
प्रणव जी, मैं इस बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ खेड़ा जी से। राकेश कपूर जी, मैं आपसे आग्रह एक- करूंगा, एक सवाल पूछ लिया है आपने। हमारे सम्मानित मित्र अब्दुल बारी जी सवाल नहीं पूछेंगे तो वो बड़ा अपराध होगा। नहीं, हमारे आप उन्हें उनके दीजिए, बगैर तो कॉन्फ्रेंस होता नहीं है। लेकिन एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है कांग्रेस के बारे में। अच्छा जी, जल्दी से कर लें। खेड़ा जी, जितना मेरा अनुभव है उससे कम अनुभव आपका नहीं है एज एन ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैं आपको, ये कांग्रेस की महान परंपरा रही है शुरू से ही, पंडित नेहरू के समय से। आपको मैं मतलब थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब थे मुख्यमंत्री 1950 में उड़ीसा के, तो उन्होंने नेहरू जी को एक खुला पत्र लिखा था कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। नेहरू जी ने जो अमेरिका की मदद ली थी उसके खिलाफ, और नेहरू जी ने उसे स्वीकार किया था हमारे। और इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने जो कृषि के मामले पर नेहरू जी की नीति की मुखालफत की थी, वो एआईसीसी का मामला था, वो अलग था। लेकिन कांग्रेस की ये महान परंपरा रही है। और इसमें जो ये नेता है, देखिए गुलाम नबी आजाद कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। और उनका ये कहना, जो मुझे सबसे अलार्मिंग चीज लग रही है, कि स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस हैज कोलैप्स्ड। इन दो शब्दों का बहुत महत्व है। अगर विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता ये बात कहता है, तो कहीं ना कहीं इनकी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के हित में है, राष्ट्र हित में है। कांग्रेस है तो लोकतंत्र है। राकेश जी, आपकी एक बात से मैं बिल्कुल पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि कांग्रेस ने जो परंपराएं आंतरिक लोकतंत्र की भी स्थापित की हैं, वो इस देश में किसी और पार्टी में आपको नहीं दिखती। भले कुछ भी कह दिया जाए, कांग्रेस में ये एक स्वस्थ परंपरा हमेशा रही, हर दौर में रही। जो अस्वस्थ बात है वो यह है कि ज्यादा सार्वजनिक मंच पे तब जाया जाता है जब आपके पास पार्टी के भीतर फोरम नहीं होते, या उन फोरम्स तक आपकी पहुंच नहीं होती। जिन व्यक्तियों की उन फोरम्स तक पहुंच है, उनको सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बातें न करें तो अच्छा रहेगा, पार्टी के भी हित में और लोकतंत्र के भी हित में। मेरा सिर्फ इतना इसमें कहना है। अब्दुल बारी जी। हाँ जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आपने अभी हाईलाइट किया इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो फ्लॉज है उसको हाईलाइट किया। व्हाट इज योर सजेशन टू करेक्ट दिस, बिकॉज़ दैट इज डैमेजिंग द इंडियन इंटरेस्ट। You're right, Abdul ji. Our limited suggestion has always been, over the last 5-6 years, stop holding India's foreign policy at ransom to your own muscular image back home. Your muscular image should be independent of your foreign policy. Your constant need for applause back home cannot influence your foreign policy initiatives, cannot influence the trips that you have, the diaspora events that you have. You will have to go back to the rule book. You will have to go back to how India's foreign policy has shaped over the last few decades, and please follow that. After all, there is a lot of wisdom that has gone into our foreign policy over the last several decades. Every government has invested in that policy with its own wisdom. Don't undo that. Take everybody along. And do not, for God's sake, constantly look for applause back home, because that is doing no good to the country's strategic interests. Thank you, Pavanji. There is a question, in fact, a last question. A friend from Times of India is watching on YouTube. He's still wanting to ask. It sent the question, which reads, Azad Saab has given clean chit to Gandhis on weakening of party, but only for now, and it's not a permanent clean chit. What's your reaction? No, I haven't seen Mr. Azad's interview. It was too long, so I started, and then because I couldn't, I was doing something else. So I really won't be able to comment on what exactly did he say. But in a general sense, I would like to repeat that we've all learned from our senior leaders how not to go public
with our observations about the functioning of the party, because there are avenues, there are platforms, there are fora available within the party, and especially to the senior leaders, these fora are accessible. So they should refrain from going public with these comments, and they should do what they have taught us all to do. And we have learned our lessons from them. We are very proud of the lessons that we've learned from our senior leaders, and we hope to continue learning from them. I think on that note, जी मेरा एक सवाल है, प्रणव जी, सैयद बोल रहा हूँ सर मेरा हेलो। सैयद भी है, सिद्धार्थ भी है, आप लोगों ने सबने सवाल पूछ लिए, 1 घंटा हो गया। हमने नहीं पूछा है सैयद, आपने पूछा सवाल? अच्छा नहीं पूछा सर। अच्छा पूछे सर आजाद साहब पे ये है कि 5 स्टार कल्चर पार्टी में आ गया, तो 5 स्टार कल्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टी में? सब मैंने, जैसा कि अभी मैंने बताया सैयद जी कि मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, बहुत लंबा इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा शुरू किया, उस दौरान फिर कुछ और करने लग गया, तो मेरे को नहीं मालूम उन्होंने एग्जैक्टली किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही। बहरहाल मुझे ना हाथरस में 5 स्टार कल्चर नजर आया, जहां हमारे नेता जाकर संघर्ष किए, 1 बार नहीं 2 बार लगातार गए, बार बार हर जगह जाकर संघर्ष किया जा रहा है, किसानों के बीच में संघर्ष किया जा रहा है। और अगर किसी भी नेता को लगता है कि कुछ और करना चाहिए, तो मुझे लगता है वो सलाह हम सबको अपने लिए जरूर आत्मसात करनी चाहिए। अगर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, तो मैं अपनी बात बेहतर कैसे रख सकता हूं, मुझे क्या सुधार लाने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस में। मुझे लगता है हम सब में से, प्रणव भाई यहाँ बैठे हैं, मीडिया हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सचिव हैं, ये अपने लिए सोचें, हम में से तमाम लोग, विनीत पुनिया जी अपने, हम सब सोचें, और जिसको जो जिम्मेदारी मिली हुई है वो जिम्मेदारी हम कितनी बखूबी से निभा पाते हैं। मुझे लगता है हर पार्टी में, हर परिवार में, हर संगठन में यह सोच ज्यादा आवश्यक होती है। यही हम सीखे हैं अपने वरिष्ठ नेताओं से, और यही मुझे लगता है हमें आगे भी सीखते रहना चाहिए और सिखाना चाहिए अपने आने वाली पीढ़ी को कि हम अपनी बात, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बखूबी से कैसे निभा पाएं। मुझे लगता है पार्टी की ताकत वहीं से आती है और कमजोरी भी वहीं से आती है। सिद्धार्थ, आखिरी सवाल आप भी पूछ लें। सर मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं कांग्रेस के परसेप्शन से नहीं, मैं अपोजिशन के परसेप्शन से पूछना चाह रहा हूँ कि जब लोग चाहते हैं या आप कहते हैं कि विपक्ष का एक ऑल्टरनेट सरकार के सामने होना चाहिए, तो मौजूदा सत्ताधारी दल के सामने होना चाहिए, ऐसे में जब एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता या राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से इस तरीके के लगातार स्टेप्स आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अपोजिशन की जो फाइट है वो भी कमजोर होती है, ना केवल कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल लेवल के ऊपर पार्टी है जो सामने चुनौती दे सकती है। सिद्धार्थ जी, आप और आपके और हमारे बाकी साथी बार बार यह प्रयास कर रहे हैं कि मैं वही गलती करूं जो और लोग कर रहे हैं, कि सार्वजनिक मंच पर जाकर बार बार पार्टी के भीतर के मुद्दों पर चर्चा करूं। मैं नहीं लगता मुझे कि जो हमने सीखा है अपने इन वरिष्ठ नेताओं से, मैं उस सीख के प्रति न्याय नहीं करूंगा अगर मैं बार बार सार्वजनिक मंचों पर इस बारे में चर्चा करूंगा। मैं फिर से दोहराता हूं, हमें सब अपनी जो जिम्मेदारी मिली है वो बखूबी निभाएं हम, तो शायद पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। और अगर हमारे मन में कुछ संदेह है, हमारे मन में सुझाव है पार्टी को किस तरह से और मजबूत किए जाए, तो पार्टी ऐसे तमाम सुझावों के लिए सदैव अपने दरवाजे, अपने कान खुले रखती है। बार बार ऐसे मंचों पर ऐसे सुझाव प्राप्त होते भी हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, और उन सुझावों को बार बार स्वीकार भी किया जाता है, चर्चा की जाती है। एक विशाल पार्टी है, हर गली, इस देश की हर गली में इस पार्टी का सदस्य मौजूद हैं, सपोर्टर मौजूद हैं। उन सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें इस तरह की टिप्पणियां सार्वजनिक मंचों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से मैं भी लड़ रहा हूं, प्रणव जी भी लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई को और मजबूती मिले, हमारे वरिष्ठ नेताओं को सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता करनी चाहिए। हमारी लड़ाई कमजोर हो जाए तो मुझे लगता है पार्टी के लिए वो और ज्यादा नुकसानदायक होगा। यह बात हमारे तमाम उन नेताओं को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है लास्ट, संदीप। तो व्हाट इज योर ऑफिशियल कमेंट्स और वर्जन कि ये बिहार में जो चुनाव हुआ और जो स्टेट्स में बाइपोल हुआ है, इसमें इतना कांग्रेस का खराब रिजल्ट का कारण क्या है? ऑफिशियल कमेंट्स।
No, all that have been saying over the last 65 minutes was official. Nothing was unofficial about it. Having said that, whether a party wins an election or loses an election, there is a mechanism of talking to the block, district, PCC, general secretary in charge, and then coming up with a proper analytical report on the result of an election. That's the mechanism which the Congress party has been following over the last several decades. So I won't be able to give you in one line, because the process of making that report from various states is underway. Meeting was held last week, in which all the general secretary in charges and the stakeholders were called, and there were widespread discussions on every single reason. And those reports will be compiled by the general secretary in charges of the states, and then we can talk about them. Then we can discuss those reports. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you all.